दोस्तों शिप्रा वर्मा है हमारे साथ 39th रैंक के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ACF की परीक्षा में ये पास हुई हैं और अच्छी सफलता हासिल करके हमारे साथ हैं इस समय। सबसे पहले तो शिप्रा आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस एग्ज़ाम को भी पास किया। पहले भी आपने एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग द्वारा पास किया है और अब ये उससे बड़ी सफलता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से तैयारी की शुरुआत हुई और कि मुझे सरकारी सेवाओं में ही जाना है जहाँ जनहित की सेवा की जा सके, और फिर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? जी, मैंने अपने कॉलेज में डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है और इसमें मैंने स्टेट PCS की परीक्षा भरी थी 2016 में। लोअर PCS जो निकला था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है नायब तहसीलदार के पद पे 2016 वाले लोअर PCS से स्टेट PCS में, और अभी मैं करंटली एज नायब तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट टिहरी में पोस्टेड हूँ। तो मतलब मैंने तैयारी जैसे सभी लोग करते हैं, सारे GS के सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे। उसमें अपना रेगुलर टाइम देती थी मैं पढ़ाई को, और उसमें फिर ये मैंने जॉब के साथ साथ ACF क्रैक किया है और काफ़ी मुश्किल था जॉब के साथ साथ इसको क्रैक करना, और वो भी कोरोना पीरियड में। मतलब मेरी जो जॉइनिंग है वो फरवरी 2020 की है, तो आप मान लीजिए मार्च से ही लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद कंप्लीट कोरोना पीरियड रहा है। तो उसमें हमारा उसमें चूंकि मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें मुझे कई बार टाइम बहुत कम मिल पाता था। बट यही मैं कहना चाहूँगी कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी तैयारी में, भले ही आपके स्टडी टाइम कम हो जाए, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं अपने थोड़े टाइम मैनेजमेंट में तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपने एक जॉब के साथ इस सफलता को हासिल किया है। कहाँ कहाँ दिक्कतें आई जो आप मैनेज कर पाई और यहाँ तक पहुँच पाई हैं? दिक्कतें पहले तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है टाइम की। आपको टाइम नहीं मिल पाता जब आप जॉब में होते हैं, और चूंकि मैंने इमरजेंसी पीरियड में काम किया है जब आपदा एक्ट ट्रिगर था, पैंडेमिक में काम किया है। तो पैंडेमिक में क्या होता था कि नई SOPs लगातार सरकार की तरफ से आती थी, उनको भी हमें पढ़ना होता था और फिर उनको अप्लाई करना होता था। तो उसमें कई बार मुझे, जैसे शाम को जब मैं आ रही हूँ तो मुझे वो SOPs पढ़नी होती थी, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। बेसिकली मेरे लिए टाइम ही एक प्रोस्पेक्ट था जिसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहा। बट हाँ, फिर मैं ये सोचती थी कि थोड़ा टाइम तो मैं दूंगी, चाहे भले ही 3 घंटे का 1.5 घंटा हो जाए या 1 हो जाए कभी कभी, बट कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी अपनी बना करके रखी, और उस कंसिस्टेंसी से ही मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा मिला है इसमें। और सब्जेक्ट्स नए थे, फॉरेस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, तो एनवायरनमेंट मेरा सेकंड ऑप्शनल था, लेकिन एनवायरनमेंट की तैयारी मैं कर रही थी क्योंकि सिविल सर्विसेज में आप एनवायरनमेंट भी पढ़ते ही हैं। दूसरा चैलेंज फॉरेस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना था क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था, तो इसके लिए भी डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना, फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ना और फॉरेस्ट की बुक्स पढ़ना इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि उत्तराखंड में एक तरीके से फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज किया मैंने। शिप्रा, किसी भी कैंडिडेट के लिए जो जॉब में है दो तरह के चैलेंजेस हम देखते हैं अक्सर। एक तो एक्सटर्नल होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जॉब की वजह से टाइम मैनेज करना पड़ता था, फिर ट्रैवल टाइम के साथ भी आप पढ़ाई का कुछ टाइम निकालती रही होंगी। कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं, जैसा कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना और सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखना। कई बार सीनियर्स के साथ कोऑपरेशन उस तरीके का नहीं बन पाता, या कलीग्स का, या फिर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। क्या आपको भी इस तरह के चैलेंजेस आए थे, या आप के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं था? नहीं, चैलेंजिंग होता है सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब कैसे करें इसको, कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कई बार सब्जेक्ट समझने में मतलब आपको टाइम लगता है, और मेरी पोस्टिंग पहाड़ में थी, तो वहाँ जब वेदर ख़राब होता था तो सिग्नल्स भी नहीं मिलते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी अपने सहपाठी से मतलब कॉल करके उससे कुछ समझ सकें, तो ये ना ही आपके पास यूट्यूब पे मदद मिल पाती है।
तो उससे डिमोटिवेट होते हैं आप, सेल्फ डिसिप्लिन आपका गड़बड़ हो जाता है। तो उस टाइम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ी देर के लिए आप उसको फील ज़रूर करें, उस निराशा को, पर फिर उसको एज अ फेस लें कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अपने आप को थोड़े टाइम के लिए डिमोटिवेट होने दें, क्योंकि फिर उससे आपको एक बल मिलेगा कि अब मुझे मोटिवेशन की तरफ जाना है। क्योंकि जैसे कहते हैं फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, उसी तरीके से अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मतलब भरोसा रखिए अपने आप पर, थोड़ा सेल्फ बिलीफ रखिए कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप मोटिवेट भी ज़रूर होंगे। तो ऐसा मैं समझती हूँ। अच्छा, अपने इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली एसीएफ के लिए, क्योंकि पहले आपने नायब तहसीलदार की परीक्षा भी दी है, उसे भी आपने निकाला है, इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि ऑप्शंस भी आपके अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही थे। किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई और वो इम्प्लीमेंट किस हद तक हो पाया? थोड़ा देखिए, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पैटर्न को ज़रूर देखें। इसमें अगर आप पैटर्न देखें तो ऑप्शनल्स की वेटेज, ऑप्शनल के मार्क्स ज़्यादा थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ध्यान इसमें ऑप्शनल्स पे ज़्यादा बढ़ा दिया बजाय कि जीएस, हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि वो 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट थे, ये 200 के थे ऑप्शनल्स। तो ऑब्वियसली पहले मैंने इन पे फोकस किया, इनकी तैयारी और अच्छी की, और जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने थोड़ा मतलब उनको थोड़ा स्टार्टिंग में कम वेटेज दी, पढ़ने के टाइम पर उनको थोड़ा कम वेटेज दी और इनको ज़्यादा दी। तो उससे भी मुझे लगता है कि स्कोर में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम है एक एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो उसके लिए पहले आप ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है। अगर ऑब्वियसली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ऑप्शनल की वेटेज ज़्यादा है तो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसका बार बार रिविजन कीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए मेंस एक टफ स्टेज रहता है, कुछ लोगों के लिए प्रीलिम्स का स्टेज टफ होता है। कई बार कई प्रीलिम्स ना क्रैक करने के बाद सीधे वो सफल हो जाते हैं। कई लोग के लिए इंटरव्यू एंजाइटी भरा होता है। आपके लिए सबसे टफ स्टेज कौन सा है? मेरे लिए टफ स्टेज मैं कहूँगी प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में जैसे उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो मेरा ये है कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी ऑप्शंस में, या कभी कभी 2 ऑप्शंस पे ज़ीरो डाउन हो जाती थी और मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा सेलेक्ट हो सकता है। तो वो खैर मेरा पैटर्न है, आप वो ज़रूरी नहीं है कि सभी का हो। मतलब मुझे एज एन ऑप्शनल ऑप्शंस जब गिवन होते हैं तो ऑप्शंस में एक को ज़ीरो डाउन करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आती है। तो उसको मैंने ऐसे क्रैक किया कि पहले मैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, और जिसमें फिर मेरा परसेंटेज कम है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं 70% श्योर हूँ, तो उसको थोड़ा उस हिसाब से कि अगर आप इसमें 70% श्योर हैं तो 3 में से फिर मैं उसमें एक ही अटेम्प्ट करती थी। तो थोड़ा ऐसे ऐसे आपको मतलब ब्रेकअप बनाना पड़ता है अपनी कमज़ोरी के हिसाब से, वो बन जाता है। फिर मेंस के लिए मतलब मेंस में मेरी राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग और जो कंटेंट है वो मैं समझ करके लिख लेती हूँ, ये थोड़ा मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट्स जिनको मेंस में दिक्कत होती है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। मेनली कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है उसको वो सोचते हैं कि हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं और फिर उसको लास्ट में लिखेंगे। तो जो आपका मजबूत कंटेंट पॉइंट है, आपको लगता है कि ये बहुत ही स्ट्राइकिंग है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप उसको पहले लिखना स्टार्ट करें, और आप चार्ट्स और डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं मेंस राइटिंग में। इंटरव्यू के लिए एंजाइटी होती है, सबको ही होती है, उसके लिए मतलब डीप ब्रीथिंग मैं कहूँगी आप करें इंटरव्यू से पहले, और इंटरव्यू को आप थोड़ा सहज बनाने की कोशिश करें कि मतलब आपने मेन तो दे ही दिया है, आप क्वालिफाइड हैं, आप में मतलब शक्ति है, आप जो हैं टैलेंटेड हैं, क्योंकि आपने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया है। तो उस माइंडसेट से उसमें थोड़ा आपको अपने माइंड को ग्रूम अप करने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी देखिए, जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं सबको सेम एंग्जाइटी होती है, बस आपको ये उसमें करना है कि अगर मैंने प्री मेंस निकाले हैं तो इसको भी मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी मेंटल ग्रूमिंग आप कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। मिरर में देख के बात कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ अपना एक इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं उससे, और मॉक इंटरव्यूज स्पेशली आप कर सकते हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन में जो एंग्जाइटी है वो कम हो सकती है। जॉब के साथ मेंस
के लिए आंसर राइटिंग को कैसे आपने मैनेज किया? थोड़ा टाइम निकाला उसके लिए कि मतलब मैंने थोड़ा गोल सेटिंग आपको करनी पड़ती है कि आज इस सब्जेक्ट के 2 अलग-अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँगी, या अगर आप के पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो उनके मैं 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो लिख करके देखूँगी कि मैं कैसा लिख पा रही हूँ। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज़ द की। मतलब आप अगर सोचें कि मैंने दिमाग में सोच लिया है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग होती है उनकी, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वो पैनिक कर जाते हैं और उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। और कुछ बच्चे जिनका कंटेंट भले ही कम होता है पर उनको क्रिस्प आंसर राइटिंग देनी आती है, तो उसमें आप पॉइंट वाइज अगर अपना आंसर लिखेंगे तो वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट एक साथ मतलब मर्ज अप हो जाते हैं तो आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं। उससे इन्विजिलेटर को भी आसान होगा और आपको भी आसान होगा कि आपने लिखा कैसा है। इंटरव्यू के माहौल को समझने में मॉक इंटरव्यूज ने आपकी कितनी हेल्प की है? काफ़ी हेल्प की है। मतलब मॉक इंटरव्यू आप पहले दे देते हैं तो आप अपने आप को भी एनालाइज कर पाते हैं कि आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अटक जाता हूँ या अटक जाती हूँ, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब मुझे एकदम ट्रिक कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम जो 1 लाइन आंसर होता है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर होता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या उसका कोई गलत आंसर दे देते हैं। तो एक तरीके से मॉक इंटरव्यू आपको एक्सपोजर देता है, आपको अपनी ही जो कमियां हैं वो आप पहले ही देख लेते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक्स क्या है मेन इंटरव्यू में जो आप मतलब जो हो सकती हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पहले ही मॉक इंटरव्यू से पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मेरे चांसेस हैं मिस्टेक करने के। तो उसको आप उस हिसाब से फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मॉक इंटरव्यू से आपको ये भी पता लग जाता है कि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं बट क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरीके से करेंगे। तो आपको ये, और जैसे आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यूअर क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं वो आपको बताएंगे, वो आपको फीडबैक देंगे उसका कि हमने आपसे ये पूछा था और आप ये बता रहे हैं हमें। तो उस हिसाब से भी आपको मेन इंटरव्यू फेस करने में एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है कि वहाँ आप जो मिस्टेक्स होने जा रही होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। आप सेल्फ एनालाइज कर पाते हो। अपना वीडियो आप खुद देखोगे उसके बाद तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज में मिस्टेक है, या कहाँ मतलब आपको ये पता लग जाएगा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको सुन रहे होंगे इस वक्त, जी। उन कैंडिडेट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट हायर लेवल की जॉब को एम कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, अपना मोटिवेशन बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। कई बार अगर आपको टाइम नहीं भी मिल पाए तो ये मत सोचिएगा कि अब टाइम नहीं मिल पाया या मेरे 3-4 दिन वेस्ट हो गए तो अब कैसे करूँ। रोकिए मत अपने आप को। आपके 3-4 दिन अगर वेस्ट भी हो गए तो आपके पास आगे के दिन हैं, आप तभी से तैयारी में लग जाइए। और थोड़ा मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं है देने को सब्जेक्ट वाइज, तो आप अपना सिलेबस जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जो सिलेबस में आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं, जो आपको लगता है कि इन चैप्टर्स को मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगा और अच्छे से होल्ड अप कर पाऊंगा, तो उन चैप्टर्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने थोड़े। तो उस हिसाब से आप मतलब बाय पार्ट्स में चल करके अपना जो है स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपने बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शिप्रा, आपने ACF के एग्जाम में एक शानदार सफलता हासिल की है जी। उसके लिए आपको एक बार फिर से बधाई और संवेग IAS से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।